Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School, and today we are going to continue chapter number 10, gravitation. Today we are discuss a main important point and also the very important question for the exam point of view. Explain the universal law of gravitation and derive the mathematical formula. यहाँ पर हम टोटल 3 डिस्कस करेंगे इस एपिसोड के द्वारा। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जिसके बाद हम इसके लिए इक्वेशन डेराइव करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लेकर, और लास्ट स्टेज पर हम बात करेंगे कांस्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का जो कांस्टेंट है कैपिटल G, विच इज नॉन एज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसकी वैल्यू SI यूनिट, इन सब बातों का डिस्कस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? वेरी गुड। तो शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द पेज नंबर 132। हम डिस्कस शुरू कर रहे हैं, साथ में आप वीडियो भी देखते रहिए, अपने टेक्स्ट बुक में भी देखते रहिए और अच्छी तरह एक्सप्लेनिंग को समझते रहिए। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts each other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Every object मतलब कि हर एक पदार्थ जो इस यूनिवर्स में है, इस विश्व में है, attracts each other object, वो अपने जैसे दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो जिस फोर्स के द्वारा हर एक पदार्थ दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसके मासेस जो हैं इसके प्रोडक्ट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स करता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस पर। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जैसे कि मून एंड अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। अगर जो ये प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो फोर्स इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो फोर्स भी डिक्रीज होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था न्यूटन्स की बात करते हुए प्रीवियस वीडियो में, एप्पल और अर्थ के बीच में। नेचुरली हमने ये भी कहा था कि मास ऑफ द एप्पल है वो निग्लिजिबल है कंपेयर टू द अर्थ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द मून एंड अर्थ की कंपेयर में बहुत कम मिलने वाला है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा। दूसरी बात है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इस पर इसके स्क्वायर के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि मून और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर करते हुए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और अगर जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डिक्रीज होता है, कम अंतर है, तो इसका मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। और इसलिए अर्थ की तरफ फ्री फॉलिंग करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर पेड़ से गिरने वाला सेब, एप्पल, वो फ्री फॉलिंग के साथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सीधी अर्थ की तरफ जाती है। तो ये था ग्रेविटेशनल लॉज ऑफ द ग्रेविटेशन।
अच्छा, इसमें एक और लाइन ऐड करनी है, द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो ये फोर्स कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर एक्सर्ट होता है? तो ये फोर्स एक्सर्ट होता है इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर। ठीक है, द फोर्स इज अलोंग, फोर्स उसके साथ होता है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या कहना चाहता है? फिर से एक बार, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. Now, अब हम इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं। Let's two object A and B of mass capital M and small m lie at a distance d from each other. देखिए, बोर्ड पर भी हमने फिगर एक एस्टैब्लिश किया आपके लिए। दो ऑब्जेक्ट हैं A और B लाइक। ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो कैपिटल एम है, ऑब्जेक्ट बी का मास है वो स्मॉल एम है रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों के बीच में डी जितना डिस्टेंस है। एज शोन इन द फिगर, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी एफ। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो टोटल फोर्स है इसे हम एफ से डिनोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो अभी हमने देखा, अभी हमने बात की, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला सेंटेंस हमने ये रखा कि यहाँ पर अप्लाई होने वाला फोर्स, एक्सर्ट होने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो पहला रिलेशन हमें मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, इज कॉल्ड द इक्वेशन 1। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू द लॉ the force between the two objects is inversely proportional to the square of the distance between them. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की, तो हमें दूसरा रिलेशन मिलेगा F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हुए 1 and 2 को वी गेट F इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। या फिर इसी इक्वेशन को प्रोपोर्शनल साइन को वहाँ से हटाते हुए, रिमूव करते हुए, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 3, वेयर कैपिटल G इज द कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पर कैपिटल G है, ये कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का, एंड इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G है उसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा गया है। बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज इक्वेशन गिव्स, हमें जो थर्ड इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमें इक्वेशन फॉर्म मिलेगा F d स्क्वायर इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और कैपिटल G इज इक्वल टू F d स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m। तो ये इक्वेशन हुआ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड करने का। फिर से एक बार, कैपिटल G इज इक्वल टू F d स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। अच्छा, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसलिए कहा गया है कि दुनिया के किसी भी कोने में, यूनिवर्सल के किसी भी कोने में इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है ये वेरीज नहीं हो रही है। SI यूनिट ऑफ द G कैन बी ऑब्टेन बाय द सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस एंड मास। तो यहाँ पर हमें SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg⁻², या फिर इसे बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ G वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस। ये जो हमने मैथमेटिकल वैल्यू की बात की, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। ये वैल्यू डिराइव करने का काम सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने किया था, साइंटिस्ट ने, और इसके लिए उसने सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ किया। तो यहाँ पर जो एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द G है वो है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
इंटू kg⁻²। फिर से एक बार आपको बता दें, द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल G, दैट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर इंटू kg⁻²। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के चलते हुए, जिस वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में आपसे बात की। हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा और साथ में इसके लिए हमने इक्वेशन भी डिराइव किया और साथ में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के फॉर्म्स को देखते हुए इसका ऐसा यूनिक और एक्सेप्टेबल वैल्यूज भी आपसे डिस्कस की। ओके, इस वीडियो में यहाँ तक सिर्फ लेंगे। आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।